आफ्टरनून टू ऑल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। जीएमसी एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट बुलेट्स की क्लास का पार्ट सेकंड। लास्ट क्लास मैंने आपसे बात की थी कुछ फंडामेंटल के इंपॉर्टेंट बुलेट्स और एमसीक्यू सेशंस की मैंने आपसे बात की थी। अभी मैं आपके लिए लेके आ गया हूं फिर से पार्ट सेकंड, जहां से कुछ 10 20 30 40 क्वेश्चंस और आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा सीओपीडी वाले क्लाइंट के अंदर रेस्पिरेटरी स्टिमुलस का जो काम करता है लो ऑक्सीजन लेवल की मैंने आपसे बात की, जबकि नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल पर्संस के अंदर यदि रेस्पिरेटरी स्टिमुलस का काम करता है, यदि रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करने का जो काम करता है वो हाई CO2 लेवल यहाँ पे माना जाता है। सेकंड मैंने आपसे कहा कि इंसर्ट कैथेटर ऑफ द एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि एनिमा देने के लिए जो कैथेटर इंसर्ट किया जाता है कितना इंच करते हैं, 3 से 4 इंच। यदि 3 से 4 इंच को यदि सेंटीमीटर पूछा जाए तो आपने बोला 7.5 से लेकर 10 सेंटीमीटर। इसी के साथ मैंने आपसे कहा कि यदि किसी बच्चे में करना है तो बेटा 1.5 इंच, मतलब कि 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर का मैंने आपको नाम दिया बच्चे में और चाइल्ड और इन्फेंट के अंदर। धीरे धीरे स्लोली सॉल्यूशंस को क्या करते हैं बेटा एंटर किया जाता है। उसी के साथ इफ एनीमा इज रिटेंड, मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो के अंदर कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे एनीमा जो होता है 3 टाइप का होता है। एक डायग्नोस्टिक होता है जिसके अंदर बेरियम सल्फेट का यूज किया जाता है। डायग्नोस्टिक वाला जो होता है बेटा उसके अंदर कोई भी टाइप के इंटेस्टाइन के अंदर यदि कोई भी यदि यहाँ पे अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है या कोई ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाता है तो बेरियम सल्फेट डाई का यूज किया जाता है। ये बेरियम सल्फेट डाई क्या होती है एक्सेस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से हम इजीली वे में क्या कर सकते हैं बेटा ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। इसके हिसाब से 2 और होते हैं, एक होता है इवैक्यूएट, एक होता है रिटेंशन। तो आपने कहा सर रिटेंशन जो होता है रिटेन टाइप यानी में जो होता है कितनी हाइट से दिया जाता है, तो आपने सर रिटेंशन वाले को 12 इंच की हाइट से देते हैं। सेंटीमीटर के अंदर आपने बोला है सर 30 सेंटीमीटर। सेकंड आपने कह रहा है सर इवैक्यूएट वाला जो होता है उसे कितनी स्टैंड मतलब कि हाइट से दिया जाता है, 18 इंच की हाइट से, और 18 इंच में कितना सेंटीमीटर हो जाता है, तो आपने कहने से 18 इंच में 45 सेंटीमीटर माना जाता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके पोजीशन बेसिस पे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और पोजीशन बेसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं आपसे बात कर लेता हूं, जिसके अंदर मैंने आपसे कहा इंपॉर्टेंट पोजीशन। और इंपॉर्टेंट पोजीशंस के अंदर आपने कहना है सर यदि किसी भी पर्सन की ग्राफ्टिंग की जाती है तो आफ्टर ग्राफ्टिंग कौन सी पोजीशन, तो आपने कहना है सर आफ्टर ग्राफ्टिंग recipient side should be immobilized for the 3 to 7 days। किसी भी पर्सन के लिए कोई भी इसकी ग्राफ्टिंग किया गया, ग्राफ्टिंग के बाद में उस बॉडी पार्ट को क्या करना है 3 से 7 दिन तक इमोबिलाइज रखना है। आफ्टर बर्न ऑफ द फेस या हेड, यदि किसी भी पर्सन का फेस या हेड बर्न हो जाता है तो कौन सी पोजीशन बेटा हाई फाउलर टू प्रिवेंट या लूज द फेशियल हेड या ट्रिकल एडिमा, मतलब कि फेस पे हेड पे आप यदि अपन ट्रिकल एडिमा का लूज करना है तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं बेटा यहाँ पे हाई फाउलर पोजीशन देते हैं। मैस्टेक्टोमी किया जाता है तो मैस्टेक्टोमी के समय कौन सी पोजीशन दी जाती है, तो कहना है कि सर सेमी फाउलर पोजीशन दी जाती है। मैस्टेक्टोमी के समय सेमी फाउलर पोजीशन दी जाती है विद द अफेक्टेड आर्म एलिवेटेड ऑन ए पिलो, मतलब कि सेमी फाउलर पोजीशन देने के साथ साथ अफेक्टेड जो आर्म है उसको क्या किया जाता है बेटा एलिवेटेड किया जाता है। यस, और उसके बाद ऑन द पिलो बट टू प्रोमोट द लिम्फेटिक फ्लूइड रिटर्न, जिसके माध्यम से लिम्फेटिक फ्लूइड क्या होगा रिटर्न होगा आफ्टर द रिमूवल ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड, क्योंकि वहां पे एक्सिलरी लिम्फ नोड के यहाँ पे क्या कर दिया जाता है बेटा रिमूव कर दिया जाता है, इसलिए लिम्फेटिक फ्लूइड को रिटर्न करने के लिए किसका यूज किया जाता है बेटा यहाँ पे अफेक्टेड आर्म को एलिवेट किया जाता है ऑन पिलो पे, टर्न द क्लाइंट ऑन बैक एंड अनअफेक्टेड साइड, और क्या किया जाता है यहाँ पे कि पेशेंट को उसकी बैक पे टर्न किया जाता है और अनअफेक्टेड साइड्स को साइड लाइन पोजीशन दे देते हैं। इसके बाद सेकंड एक क्वेश्चन आएगा GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिगर्जिटेशन डिजीज या डिसऑर्डर, तो यहाँ पे कौन सी पोजीशन दी जाती है GERD वाली कंडीशंस के अंदर कौन सी पोजीशन दी जाती है, तो आपने कहना है यहाँ पे टेंडलेनबर्ग पोजीशन दी जाती है। कौन सी पोजीशन देते हैं यहाँ पे टेंडलेनबर्ग पोजीशन यहाँ पे दी जाती है। NG2 को इंसर्ट करते समय NG2 इंसर्शन के समय कौन सी पोजीशन, तो बेटा आपने कहना है सिटिंग पोजीशन या हाई फाउलर पोजीशन दी जाती है। सिटिंग पोजीशन का नाम ले लीजिए
या हाई फाउलर पोजीशन आप बोल सकते हैं। इसके बाद में ड्यूरिंग एनिमा, एनिमा देते समय तो आपको पता है कौन सी देते हैं बेटा, सिम्स लैटरल पोजीशन दी जाती है। एनिमा देते समय सिम्स लैटरल पोजीशन या लेफ्ट लैटरल पोजीशन यहाँ पे दी जाती है। सेकंड क्वेश्चन आपसे कहेगा, तो यदि वन लाइनर क्वेश्चंस में यदि हमें देखना है तो देखिए बेटा एक एक क्वेश्चंस को एक एक लाइन को अच्छे से सुनते चलिए। हो सकता है ये एक एक क्वेश्चंस आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो जाए, इसलिए एग्जाम से पहले हमें शॉर्ट व्यू फंडामेंटल का लिखना है। सेकंड क्वेश्चन कहेगा यदि हार्ट फेलियर या पल्मोनल एडिमा वाला पेशेंट है, क्वेश्चन कहेगा यदि पेशेंट किसका है बेटा, हार्ट फेलियर या पल्मोनल एडिमा का पेशेंट है तो कौन सी पोजीशन बेटा यहाँ पे सिटिंग या ऑर्थोपेडिक या हाई फाउलर पोजीशन दी जाती है। एडिमा वाला है या आपने कहा पल्मोनल एडिमा कह दीजिए, हार्ट फेलियर कह दीजिए, तो आप सिटिंग पोजीशन दे सकते हैं, ऑर्थोपेडिक पोजीशन या हाई फाउलर पोजीशन दे सकते हैं। किसी भी पेशेंट का टोटल हिप रिप्लेसमेंट किया जाता है तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट के अंदर जिसे अपन कह सकते हैं THR। THR का मतलब क्या हुआ बेटा जी, टोटल हिप रिप्लेसमेंट यदि किया गया है तो अवॉइड इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन, मतलब कि हमने हिप को ज्यादा या फिर लेग को कभी ज्यादा क्या नहीं करना, इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेट करने की कोशिश नहीं करनी है। एंड अवॉइड adductions and use hip flow between the legs। तो यहाँ पे टोटल हिप रिप्लेसमेंट के समय abductions पिलो का यूज किया जाता है, और abductions पिलो का जो शेप होता है बेटा ऐसा माना जाता है कि ट्रायंगुलर शेप टाइप का होता है, जिसको क्या किया जाता है दोनों लेग के बीच में लगा देते हैं ताकि लेग के बीच में abduction को मेंटेन किया जाता है। यस, और किससे प्रिवेंट किया जाता है, adductions करने से प्रिवेंट किया जाता है। एक होता है बेटा टोकेंटा होल, क्वेश्चन पूछ जाएगा टोकेंटा होल किस काम में आता है, तो आपने कहना है सर ये जो डिवाइस होती है कॉटन होल्स भी हो सकते हैं, तो ये दिस डिवाइस यूज्ड टू प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द लेग। बाहर की साइड से क्या किया जाता है, अपोजिट साइड से प्रेशर लगाने के लिए तो साइड में किसको लगा दिया जाता है, टोकेंटा होल को लगा दिया जाता है। सेकंड आप कह सकते हैं यहाँ पे पल्मोनल एडिमा, और पल्मोनल एडिमा के अंदर कौन सी बेटा, फाउलर टू फैसिलिटेट ब्रीथिंग रेडियल इम्प्लांट इन दी सर्विक्स। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पे कौन सी पोजीशन, तो यहाँ पे फाउलर पोजीशन टू फैसिलिटेट ब्रीथिंग रेडियल इम्प्लांट दी सर्विक्स फ्लैग ऑन बैक टू प्रिवेंट दी डिसलॉक, मतलब कि हमें पल्मोनल एडिमा के अंदर यहाँ पे जो यहाँ पे किसी भी चीज के यदि इम्प्लांट किया जाता है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, पल्मोनल एडिमा में यहाँ पे कौन सी पोजीशन दोगे, फाउलर पोजीशन दोगे, और कोई इम्प्लांट किया गया सर्विक्स के अंदर तो यहाँ पे उसको डिसलॉक होने से बचाने के लिए उस पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाती है बेटा, फ्लैट पोजीशन दी जाती है। कौन सी बेटा, फ्लैट। दोनों ही पॉइंट ये अलग अलग हैं, तो मिसप्रिंट हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन कहेगा सीजर्स, तो सीजर की कंडीशन में कौन सी पोजीशन देते हैं, तो सीजर साइडलाइन टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फॉलिंग टू द टंग एंड व्हिच एंड ऑफ टच इन द एयरवे। जैसे किसी भी पर्सन को सीजर्स आता है तो उसको कौन सी पोजीशन दी जाती है, साइडलाइन पोजीशन, जिसकी वजह से टंग की वजह से क्या नहीं होगा, उसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होगा और उसको एक्सपायरेट होने से भी बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से करेगा शॉक के अंदर बेटा यहाँ पे मॉडिफाइड टेंडलन कर्व टू प्रमोट वेनस रिटर्न। आपने कहना है शॉक वाले पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाती है, तो बेटा आपने कहना है शॉक वाले पर्सन को कौन सी पोजीशन दी जाती है बेटा, यहाँ पे मॉडिफाइड टेंडलन कर्व पोजीशन, जिसकी वजह से टेंडलन कर्व पोजीशन दिया जाएगा तो उसकी वजह से वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा। यस, इसकी वजह सेकंड आपने कहना है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, यदि किसी भी पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है तो आप एक कौन सा बेटा इमोबिलाइज द क्लाइंट टू प्रिवेंट ट्विस्टिंग द स्पाइन, मतलब कि स्पाइन को ट्विस्टिंग होने से बचाने के लिए उस पर्सन को इमोबिलाइज रखा जाएगा, उसको मूवमेंट नहीं करवाना है। क्वेश्चन पूछा है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, तो सबसे पहले देखने से क्लेफ्ट पैलेट के अंदर कौन सी पोजीशन दी जाती है, तो क्लेफ्ट पैलेट के अंदर क्वेश्चन करेगा तो आपने कहना है सर उसको प्रोन पोजीशन दी जाती है, जबकि क्लेफ्ट लिप के अंदर पोस्ट ऑपरेटिव कौन सी पोजीशन दी जाती है, सुपाइन टू प्रिवेंट प्रेशर ऑन दी सूचर लाइन, सूचर लाइन में प्रेशर लगने से बचाने के लिए उसको सुपाइन पोजीशन देते हैं, जबकि क्लेफ्ट पैलेट के अंदर प्रोन पोजीशन दी जाती है। CVA cerebrovascular accident elevate the head to reduce the ICP को कम करने के लिए यहाँ पे कौन सी पोजीशन देते हैं बेटा, हेड को एलिवेट किया जाता है,
लोकेशन डिपेंडेंट ऑन द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द ब्रेन, मतलब कि यहाँ पे उसके हेड को क्या किया जाता है, एलिवेट किया जाता है ताकि उसके आईसीपी को कम कर सके। और लोकेशन डिपेंडेंट अफेक्टेड पार्ट ऑफ द ब्रेन, मतलब कि जो ब्रेन का जो पार्ट अफेक्टेड है वहां से क्या हो जाएगा बेटा, जब आईसीपी रिड्यूस होगा तो यहाँ पे वेनस सिस्टम को यहाँ पे रिटर्न प्रोसेस को बढ़ाने के लिए क्या देते हैं बेटा, यहाँ पे एलिवेटेड कर। उसके बाद में कौन सा बेटा, डंपिंग सिंड्रोम। क्वेश्चन कहेगा कि सर डंपिंग सिंड्रोम के अंदर कौन सी पोजीशन देते हैं, तो बेटा आपने कहना सर डंपिंग सिंड्रोम में सुपाइन आफ्टर मील टू प्रिवेंट रैपिड एम्पटिंग ऑफ द स्टमक, मतलब कि यहाँ पे डंपिंग सिंड्रोम में क्या होता है बेटा, सुपाइन पोजीशन देते हैं खाना खाने के बाद आफ्टर मील टू प्रिवेंट रैपिड एम्पटिंग, क्योंकि डंपिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होता है बेटा, जल्दी जल्दी बाउल एलिवेशन, या अपन कह सकते हैं कि जल्दी जल्दी क्या हो जाता है बेटा, स्टमक खाली होता है, इसलिए उसको क्या देते हैं बेटा, यहाँ पे सुपाइन पोजीशन दी जाती है। एपिस्टैक्सिस, एपिस्टैक्सिस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चंस करेगा सर एपिस्टैक्सिस की कंडीशंस के अंदर कौन सी पोजीशन दी जाती है, तो आपने कहना है सबसे पहले सिटिंग पोजीशन देने के बाद उसको क्या करना, पिंच द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज। एपिस्टैक्सिस यदि किसी पर्सन को है तो पिंच द नोज, सिटिंग पोजीशन देते हैं, पिंच नोज करते हैं, और कैसे करते हैं बेटा, उसको लीन फॉरवर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, लीन फॉरवर्ड। तो आप कहते हैं सर लीन फॉरवर्ड टू प्रिवेंट द एक्सपायरेशन ऑफ द ब्लड। मैस्टेक्टोमी एलिवेट ऑन द पिलो, ये मैं आपको बता चुका हूं, अफेक्टेड साइड को एलिवेटेड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात कर लेते हैं, सेकंड ग्रेड पल्स इज क्या माने जाते हैं बेटा, नॉर्मल। देखिए बेटा कभी कभी इसमें चेंजेस भी आ जाता है, अलग अलग बुकों का अलग अलग होता है। यदि 0 पल्स आई है तो कहते हैं यदि पल्स एब्सेंट है, यदि 0 नंबर देंगे तो पल्स एब्सेंट हो जाती है। +1 दिया जाता है यदि किसी भी पर्सन में कौन सी पल्स आती है, वायर लाइक पल्स आती है, और वायर लाइक पल्स है तो बेटा +1। +2 जो दिया जाता है नॉर्मल में भी कह सकते हो, लेकिन यदि नॉर्मल ऑप्शन है तो आपने देखा होगा डिहाइड्रेशन वाले पर्सन में 30 पल्स या वीक पल्स जब आती है, 30 पल्स या वीक पल्स में अपन क्या देते हैं बेटा जी, यहाँ पे +2 देते हैं। शॉक वाले पर्सन से +1 देते हैं, वायर लाइक पल्स आती है, डिहाइड्रेशन में +2 देते हैं। लेकिन जब +3 का नाम आता है तो यहाँ पे +3 को आपने नॉर्मल माना जाता है। किसको मानते हैं बेटा, इसे नॉर्मल माना जाता है। और +4 क्या होता है, इसमें बाउंडिंग पल्स आती है। क्या आती है बेटा, बाउंडिंग पल्स आती है। एंटीबायोटिक prophylaxis has been given to the patient prior to 60 minutes in time out phase. सर्जिकल WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग यदि बात की जाएगी तो आपने ऐसे एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस जो दिया जाता है पेशेंट को 60 मिनट पहले दे देते हैं। उसके बाद सेकंड आपने कहना है अकॉर्डिंग टू WHO कुछ हैंड वॉश की मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे हैंड वॉश का क्वेश्चन आता है, हैंड वॉश विद सॉप एंड वाटर, तो टोटल जो स्टेप्स होती है वैसे तो कितने होते हैं बेटा 11, एंड टाइम कितना होता है बेटा 40 से 60 सेकंड। लेकिन क्वेश्चन कहेगा कि मेडिकल हैंड वॉशिंग का अकॉर्डिंग टू WHO कितनी हैंड वॉशिंग होती है, मैन तो होती है बेटा 6, मैन कितनी होती है बेटा 6। और यदि सभी को मिलाएंगे, यस, यदि अपने वेट हैंड करने से लेके साबुन लेने से लेके और लास्ट में टॉवल से क्लीन करने तक का जो माना जाता है तो वो बेटा 11 होती है। इसके बाद में क्वेश्चन आते हैं कि कम से कम समय कितना होता है, एटलीस्ट ड्यूरेशन ऑफ द हैंड वॉशिंग, तो आपने कहना है 40 से 60 सेकंड। इसी क्वेश्चन को आपसे कहेगा एटलीस्ट ड्यूरेशन ऑफ द रूटीन मेडिकल हैंड वॉशिंग, तो आपने आंसर 20 से 30 सेकंड। यदि रूटीन मेडिकल हैंड वॉशिंग पूछेगा तो 20 से 30 सेकंड। यदि नॉर्मल में एटलीस्ट पूछेगा तो बेटा जी यहाँ पे कितना 40 से 60 सेकंड। हैंड वॉश विद अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन, यदि हैंड वॉश क्या किससे किया जा रहा है बेटा अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन से, तो यहाँ पे कितनी स्टेप फॉलो की जाती है बेटा 1, एंड टाइम कितना लगता है बेटा 20 से 40 सेकंड आप बोल सकते हैं जो हैंड को रब किया जाता है। इन ओटी रिकमेंडेड टाइम फॉर स्क्रबिंग, यदि ओटी के अंदर यदि स्क्रबिंग करने का नाम आता है, हैंड को स्क्रब करने का नाम आता है, कितना टाइम बेटा 5 मिनट का समय आपने प्रायोरिटी बेसिस पे लगा के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा टू मेंटेन एप्रोप्रिएट सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, यदि आपने क्या करना है बेटा एप्रोप्रिएट यदि मेंटेन करना है किसको बेटा सेंटर ऑफ द ग्रेविटी को, तो यहां पे बता लीजिए to maintain appropriate center of the gravity keep the center of gravity low, मतलब कि हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो रखना है, बैक स्ट्रेट रखनी है एंड
बेंड दी नी एंड हिप, और हिप और नी को क्या कर देना है बेटा, बेंड कर देना है। सेकंड कहता है कि मेंटेन ए वाइड बेस ऑफ दी सपोर्ट, और यहाँ पे क्या किया जाता है, मेंटेन ए वाइड बेस सपोर्ट के जब नाम आएगा तो प्लेस वन फुट को, मतलब एक लेग को स्लाइटली क्या करना है बेटा, ए हेड की ऑफ दी अदर फ्लेक्स, मतलब एक को तो थोड़ा सा अप लेना है, एक को क्या करना है बेटा यहाँ पे फ्लेक्स करके रखना है, जिसकी वजह से मेंटेन होगा वाइड बेस सपोर्ट। टू मेंटेन द लाइन ऑफ द ग्रेविटी, यदि लाइन ऑफ द ग्रेविटी को मेंटेन करना है तो कीप द ऑब्जेक्ट बी लिफ्टेड क्लोज टू योर बॉडी एंड कीप योर बैक स्ट्रेट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या करना है बेटा यहाँ पे क्लोज रखना है आपकी बॉडी के, और यहाँ पे क्या करना है बेटा, बैक को बिल्कुल सीधा रखना है। तो यहाँ पे तो लाइन को मेंटेन किया जाता है, ग्रेविटी ऑफ लाइन को, यहाँ पे वाइड बेस सपोर्ट मिलता है, और यहाँ पे क्या मिलता है बेटा, एप्रोप्रिएट सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। और टू मेंटेन प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट, क्वेश्चन पूछा जाएगा यदि बॉडी के वेट को, यदि प्रॉपर बॉडी को क्या किया जाएगा, अलाइनमेंट को मेंटेन किया जाएगा, तो टक्स इन द बटक्स, यस पुल दी एब्डोमेन इन दी अप, मतलब कि यहाँ पे टक्स करना है बटक्स को, पुल करना है बेटा किसको, यहाँ पे एब्डोमेन को, एब्डोमेन बाहर की तरफ खींचते हुए एंड अप करना है। कीप दी बैक फ्लैट एंड कीप बॉडी वेट टू फॉरवर्ड दी सपोर्टेड ऑन दी आउटसाइड ऑफ दी फीट, मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे यदि बॉडी को अलाइनमेंट के लिए आपने मेंटेन करना है, तो बॉडी के अलाइनमेंट को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टक दी बटक्स, बटक्स को टक करने के साथ साथ क्या करना है बेटा, यहाँ पे पुल दी एब्डोमेन इन एंड अप, मतलब कि एब्डोमेन को अंदर लेना है और ऊपर की तरफ चढ़ाना है। इसके बाद कीप दी बैक फ्लैट, और बैक को सीधा रखना है, एंड कीप दी बॉडी वेट क्या करना है बेटा, फॉरवर्ड, और आगे की तरफ थोड़ा लीन फॉरवर्ड होना है, सपोर्ट ऑन दी आउटसाइड ऑफ दी फीट, और किस पे के सपोर्ट से आगे झुकना है बेटा, जैसे कि पाम के सपोर्ट से आगे जो झुका जाता है, इस बात को जब ऐसे यदि पोजीशन दी जाती है तो उसके माध्यम से मेंटेन किया जाता है प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट को। नोट व्हाइल लिफ्टिंग, मूविंग या टर्निंग द क्लाइंट, डू नॉट बेंड द रिस्ट, जब भी पेशेंट को क्या किया जाएगा बेटा, लिफ्टिंग किया जाता है, मूविंग किया जाता है, टर्निंग किया जाता है, उस समय क्लाइंट को क्या नहीं करना होता है बेटा, यहाँ पे उसको बेंड नहीं करना होता है, बेंड द नी फॉर द ग्रेविटी एंड सपोर्ट, मतलब कि ना तो उसकी क्या की जाती है बेटा, वेस्ट को बेंड किया जाता है, ना ही नी को बेंड किया जाता है, किसके लिए, ग्रेविटी और सपोर्ट के लिए। इसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, यदि नी और बेंड को यदि सपोर्ट कर दिया जाता है, नी को या बेटा जी यहाँ पे वेस्ट को बेंड कर दिया जाता है, तो उसकी ग्रेविटी को मेंटेन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहेगा, ये कुछ फंडामेंटल के इंपॉर्टेंट की पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, तो आई होप ये छोटी सी पार्ट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये आपका सेकंड पार्ट है। यस, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।